ये लो स्वास्तिका, ये लो ओके। ये चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ए। 10 का ए देखो, बताओ अर्थ का एक आयरन बॉल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि अर्थ पर आयरन बॉल का? जल्दी बताइए। इक्वल होगा, क्योंकि फोर्स ऑन 1/2 एंड फोर्स ऑन 2/1। समझ आई बात? इसको क्या कहते हैं? ऑन 1/2, और इसको क्या कहते हैं? ऑन 2/1। और ये किससे अबाइडेड है? क्या ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन से अबाइडेड है? तो इसलिए फोर्स ऑन 1/2 इट इज माइनस फोर्स ऑन 2/1। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। समझ आ गई बात? ये ऐसा किस वजह से है? दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इस वजह से gravitational force is abided by third law of motion. So the force exerted by iron ball on earth is same as the force exerted by earth on iron ball. देखो इस चीज को, gravitational force is abided by, ये किसके द्वारा संचालित होता है? अबाइडेड बाय थर्ड लॉ, उसको फॉलो करता है ऑफ मोशन। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन आयरन बॉल इज सेम एज force exerted by iron ball on और दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम रहता है क्योंकि दोनों के ही मास से प्रोडक्ट होता है। मास तो इसमें दोनों का इन्वॉल्व होगा, चाहे तुम इसका उस पे निकालो चाहे उसका इस पे। मास ऑफ अर्थ भी लगेगा, मास ऑफ आयरन बॉल। जब सेम ही वैल्यू सेम ही फार्मूला यूज हो रहा है तो फोर्स कैसे डिफर कर जाएगा? हाँ, डायरेक्शन जरूर डिफर कर सकती है। तो इसका अगला पार्ट क्या है कि दैट इज, ये तो हम लोगों ने कर लिया कि ए बॉय थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड एंड कैचेस इट बैक इन 10 सेकेंड। 10th का बी देखिए, बॉय थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड, यहां से उसने फेंकी और फिर उसको 10 सेकंड में वापस कैच कर लिया। तो ऊपर गई बॉल और फिर नीचे आ गई कहीं पर, वहीं पे फिर आ गई। चलिए, तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉल, द वेलोसिटी विद व्हिच इट वाज थ्रोन, और ये कितना ऊपर गई है? 10 सेकंड में उसने कैच किया। कितना टाइम लगा? 10 सेकंड। अच्छा ये बताओ 10 सेकंड के बाद अनुष्का उस बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज यू, ऊपर फेंकोगे तो कुछ तो इनिशियल रखनी पड़ेगी। और सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ? ut प्लस हाफ at²। अच्छा, इनका कहने का मतलब है कि आफ्टर 10 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट
उसके हाथ ही में आ गई बॉल, तो जहां से चली थी उतने पे ही आ गई। डिस्प्लेसमेंट कोई जीरो कह रहे हैं, यू पता ही नहीं है। अब बॉल ऊपर फेंकी गई है, तो टाइम की जगह आशीष में 10 डाल दे रहा हूँ क्योंकि 10 सेकंड में जीरो हुई है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर बॉल ऊपर फेंकी गई है तो तुम एक ही जगह क्या लिखोगे? जी तो लिखोगे, लेकिन क्या उस पर जब ऊपर फेंकी गई है तो डेसिलरेशन लगेगा और एसिलरेशन लगेगा? वो आपको बताना। रोहित आप बताओ। बॉल तो वो ऊपर फेंक रहा है ना, तो यू ऊपर आपने लिया और उस पर -9.8 लगेगा, वो तो कह रहा है -10 ले लो। ठीक है, -10 ले लिया क्योंकि चीज ऊपर जा रही है व्हेन इट इज थ्रोन अपवर्ड। अच्छा टी कितना है? 10 का स्क्वायर, तो बोलो दैट इज 10u, और इससे इसको कट कर दो -5, और -5 से अगर आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? दैट इज 500, और 500 यहाँ ले आओ, तो बोलो 500 इज इक्वल टू 10u, तो u कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकेंड। बोलो बात समझ आ गई? तो इसका मतलब बॉल किस स्पीड से फेंकी गई थी? 50 मीटर पर सेकेंड से फेंकी गई थी। चलो तो वेलोसिटी, और अब अगला क्या कह रहा है? मैक्सिमम हाइट इट अटेन्स, सो एट हाईएस्ट पॉइंट, बोलिए हाईएस्ट पॉइंट पे आरिश, इसकी स्पीड क्या होगी? v क्या होगी? 0। तो अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। जिगिशा इसमें वैल्यू फीड करो। ठीक है, अभिनव आप करो। 0 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इसकी फाइनल स्पीड हो गई। आगे बोलो। 50 प्लस -10 हर चीज तो बिल्कुल परफेक्ट फीड कर रहे हो। इनटू इंटू 10 10 में तो उसके हाथ में ही आ गई थी, तो क्या 10 ऊपर जाने में भी लगा? कोई बात नहीं, आपको मालूम है 5 भी अच्छी बात है कि जितना ऊपर जाने में समय लगा उतना ही नीचे आने में लगा, ये आपको मालूम है। लेकिन हमें यहाँ ये कैलकुलेट करना है, और ये कंफर्म भी कर देगा कि दोनों 5 हैं, कि टाइम टू गो हाईएस्ट पॉइंट इज द टाइम फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट टू रीच द ग्राउंड। चलो अभी हम इसे कैलकुलेट ही करेंगे। तो 0 इज इक्वल टू 50 माइनस 10t, तो बोलो 10t क्या हो जाएगा? तृप्ति। तो दैट इज 5 सेकेंड, दैट इज टाइम टू रीच टू हाईएस्ट पॉइंट इज द सेम एज, क्योंकि पूरा 10 सेकंड में काम हुआ है, ऊपर जाना और आना। सही है? चलो ये तो क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज कार फॉल ऑफ द लेज। किसी एक ऐसे पहाड़ी से गिरती है कार, और वो जो कार गिरती है तो उसको नीचे तक आने में कितना समय लगता है? ये यहाँ जो कार फॉल ऑफ द लेज and how much time it takes, ये बुक का सवाल है। सर उसमें मैक्सिमम हाइट पूछी थी। मैक्सिमम हाइट पूछी है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉल। तो अब हमें टाइम तो पता चल ही गया कि 5 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी। सो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट इज फॉर मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट को ऐसी मैक्सिमम हाइट होगी जो मैक्सिमम का है, इसे मैं h मैक्स लिख देता हूँ। आज की दिशा वैल्यू फिट करो। h is equals to h मैक्स क्या लिख दिया? मैक्सिमम हाइट को h मैक्स लिख दिया। हाँ बोलो। 50 into 10 50 into 10। अभिनव आप भी वैल्यू फिट करो। 50 into 5 हाँ, क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जिज्ञासा कह रही है कि 10 सेकंड लिया, जबकि औरों का कहना है कि 10 सेकंड में तो बॉल उसके हाथ ही में आ गई, उसमें से आधा ही समय उसने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिया होगा। आगे बताइए। प्लस हाफ इंटू -10 इंटू हाफ इंटू -10 इंटू
5 का स्क्वायर। सही बताया आपने, बिल्कुल। तो दैट इज इक्वल्स टू 250। और यहाँ से चेक करो, अगर इससे ये कटेगा तो -5, तो -125 की, क्योंकि 25 इंटू 5 कितना होता है, -125, तो कितना हो जाएगा 125 मीटर हाइट तक जाएगी। अगर 50 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे, कितने से साची, 50 मीटर पर सेकंड से फेंकोगी तो कितनी ऊंची जाएगी, 125 मीटर। 125 मीटर का मतलब है 40 मंजिला इमारत, क्योंकि 3 मीटर पे एक मंजिल होता है, बुर्ज खलीफा के टॉप पे पहुंच जाएगी इससे फेंकने। अब देखो नाउ 11th क्वेश्चन देखिए। एक कार किसी लेज से गिरती है और उसको नीचे तक गिरने में कितना समय लग जाता है, दैट इज 5 सेकंड लग रहा है, या 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड। तो टाइम कितना लगा यहां से इसको गिरने में फ्री फॉल में। और क्या क्या दे रखा है, जी भी दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके फ्री फॉल के समय यू कितना था, 0 मीटर पर सेकंड। इतनी जानकारी पर्याप्त है। तो आपको क्या क्या पता करना है, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। साची फार्मूला लगाओ। यहाँ पर पहुंचते समय जब कार यहाँ पे टकराती है और बिल्कुल टुकड़ों में बदल जाती है, तो ऐसे समय इसकी स्पीड क्या थी। हाँ, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। वैल्यू फीड करो। करेक्ट, अभी वैल्यू फीड करो। v is equal to 0 plus g plus 10 नहीं g plus 0.5 हाँ, अभी कोई जल्दी नहीं, बहुत सारे प्लस मत लगाओ, तुम तो प्लस ही प्लस लगाते जा रहे हो। 3 प्लस g into 0.5 जी लगाना चाहते हो हैं, ठीक है लगा दो जी। चलो v इज इक्वल टू जी की जगह वैल्यू भी डाल दो, 10 इंटू, तो v कितना हो गया 5। तो जब वो गिरेगी तो किस स्पीड से गिरेगी, 5 मीटर पर सेकंड हम लोग की वॉकिंग स्पीड होती है। अगर इंसान है इतनी ऊंची लेज नहीं वो संभल सकता, पकड़ ले स्टीयरिंग बच जाए, ज़्यादा नहीं है। 5 मीटर पर सेकंड तो हम लोग चलते ही हैं, सही है कि नहीं, बच सकता है, कोई बात नहीं। दैट इज हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम ग्राउंड। फार्मूला लगाइए, वैल्यू प्लेस करिए। v v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस जो लगा दे आप वो लगाना चाहते हैं वो लगा दें। u स्क्वायर प्लस 2as। अब वैल्यू फिट करो। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू h। क्योंकि आपको h ही चाहिए, तो 25 इज इक्वल्स टू 20h। तो 25/20 इज इक्वल्स टू h। 5 से काटो, 5/4 कितना होता होगा डेसिमल में। अनुष्का 5/4 कितना होता है, 1.25। ठीक है, तो 10 बचेगा, तो इतने मीटर करीब एक इंसान के बराबर ही ले चल, यहीं से बस यहीं से गिरी और यहीं गिरी। 1.25 कोई ज़्यादा थोड़ी है, इतना सही है। चलो ये तो हाइट हो गई। तीसरी चीज देखो, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। अविश करवाओ, एवरेज स्पीड का फार्मूला भी तो बताओ। रोहित तुम भी बोलो। अनुष्का आप बोलो। v plus 0.2 v प्लस u या u प्लस v/2। चलो बताओ। 0 plus 5/2
0 प्लस 5/2 तो कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब जरा देखो मान लो ये चीज है, इन्होंने कहा टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम से भी एवरेज स्पीड आ जाएगी। अभी अभी अविश ने बोला ना, कैसे आएगी? एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, और टोटल टाइम भी बताओ। टोटल डिस्टेंस यहाँ से देखो 1.25 और टोटल टाइम अभी कितना है 0.5 सेकेंड। सही है, ये चीज मीटर में, ये सेकंड में। अपनी मर्जी से एक जीरो लगा दो, बोलो डेसिमल में तो चाहे जितनी जीरो लगा दो, कुछ फर्क पड़ता है? ऐसा करने से तुम दोनों ही डेसिमल हटा ले जाओगे, क्योंकि अब दो डिजिट क्या होगा। दोनों को 5 से काटो, 5 से ऊपर कटेगा तो कितना आएगा 25, और 5 से नीचे कटेगा तो कितना आएगा 10। तो अब कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। तो मर्जी हो तो इससे भी कर सकते हो, मर्जी हो इससे भी कर सकते हो। ये बुक का मेथड, ये आपका मेथड। ये भी तुम दो मेथड से कर सकते हो। जैसे अभिनव ने ऐसा बताया, आपकी मर्जी हो तो ऐसे भी कर सकते हो। आपको ये ठीक लगता है तो गलत नहीं है, इसमें वैल्यू फीड करो। अविश हाइट पूछी गई। S equals 0.5 plus half into 10 into 0.5 into 0. तो h कितना आ गया, इससे ये कट के 5 आ गया। 0.5 का स्क्वायर बताओ। 2.5. वो तो आपको बताना, हम कहाँ से। 0.25. 2 डिजिट हो गए ना, एक ये तो कितना हुआ 0.25। रोहित मल्टीप्लाई बताओ। एक तो सही है, और थोड़ा और रिफाइन करो। एक तो थोड़ा और करो। अच्छा बता रहे हो, दिग्विजय बताओ। अच्छा 1.25। बार्गेनिंग करनी पड़ती है आपसे। अच्छा, कोई भी मेथड लगा सकते हैं, ये भी है उस तरीके से। अगला देखो। Now, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। If body weighs 25 kg on surface of Earth, if mass of Earth is this, radius of Earth is this, and the gravitational constant is this, तो एक आदमी अर्थ पर खड़ा हुआ है, और वो जो आदमी खड़ा हुआ है उसका वेट कितना है? ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है क्या? 25 kg। 25 kg तो उसका मास होगा, kg उसका मास। सही है। अर्थ का मास कितना है? 6 इंटू मास ऑफ अर्थ बताओ, 10 to the power 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ बताओ, रेडियस कितना है? 6.4 into 10 to the power 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। ये आ रही है। जी की क्या वैल्यू है? इट इज इक्वल टू 6.7 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी माइनस। तो आपको क्या पता लगाना? म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑन 1/2 का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स ऑन 1/2। जब मैग्नीट्यूड ऐसे लगाते हैं तो ये लगा देते हैं। इसका मतलब है कि मुझे प्लस माइनस से मतलब नहीं, इसको मॉड्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूलस।
और संक्षेप में इसका एब्रीविएशन या एक्रोनिम मॉड है। मॉड फोर्स, मॉड्यूलस वैल्यू। सिर्फ तुम्हें मैग्नीट्यूड ही तो चाहिए, तो उसकी क्या वैल्यू होगी ये लगाना चाहो तो लगाओ, और दैट इज जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ पर्सन, और अपॉन आर स्क्वायर। न लगाना चाहो तो भी इसमें सब चीज प्लस की है, ये सब कुछ भी नहीं लगाना। अल्टीमेटली से तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आएगा ना, डायरेक्शन तो नहीं आएगी। चलो वैल्यू प्लेस करते हैं। एम ई कितना है, मास ऑफ पर्सन कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है। जैसे एक सुबह क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वही चीज है ये। 6.7 इंटू 6 इंटू 25 अपॉन 6.4 को 2 बार लिखो, ये चीज है। सो व्हाट इज म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और क्या क्या दिया है, -11 प्लस 24, और नीचे क्या होगा 10 की पावर 6 है, और पावर पर पावर है 2, एक डेसिमल से तो एक डेसिमल हट गया। अब जरा देखिए, दैट इज 3, दैट इज 32, ये भी बात हो गई। चलिए अब आपके पास ये डेसिमल हटा के 0 बढ़ा, 67 इंटू 30 इंटू 25 अपॉन 32 इंटू 64। अभी ये दोनों 3 से कट जाएंगे, दैट इज 15। अब ये कितना हो जाएगा 16, जबकि यहाँ कितना आ जाएगा 13 और -12, ये देखो ऊपर चला गया। अब मल्टीप्लाई करो, 67 में इसका मल्टीप्लाई करो, कुछ भी कहीं से कटने वाला नहीं है, अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 67 इंटू 15 कितना होगा 100, और फिर इसके बाद इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5025, और 2 का मल्टीप्लाई करो तो दैट इज 1002, 2010, और 5 गुना इसका हुआ ये 52152, 52152 125, और जबकि ये 10 है, देख लो 10 की पावर, और नीचे कितना हो गया 64 इंटू 16 कितना है 16 4 जा 64, और 16 6 जा 96, तो ये 102, तो नीचे कितना आ गया 1024, और ऊपर कितना आ गया 521250 और 1024। अगर मैं 2 से दोनों को काटूं तो ये 2 है, 6 है, अगला डिजिट कौन सा होगा अवेश, 2 से काट रहा हूं ऊपर, बोलो बोलो 0, क्योंकि 2 डिजिट यूज किए जा रहे हैं, तो 2 एक साथ यूज नहीं कर सकते ना। फिर 6 और फिर 25, और नीचे कितना आएगा 2 से काटने पे 512, तो इसका मतलब है 260625, और नीचे आ गया 512 से डिवाइड करो, 512 से किस में डिवाइड करोगे 260625, तो तुमको क्या लगता है क्या ये 5 बार जाएगा, चेक करो 25 और 12 25 60, 10 ही बचेगा, 5 बार तो ज़्यादा हो सकता है, चेक करें 5 2 जा 10, और 5 1 इज 5, 5 5 जा 25, ये चला गया, 12 5 5 2 जा 10, ये 60 का। चलो ये 6 बचा, और यहाँ कितना हो गया 4, तो 6 और 2, अब कितनी बार जाएगा, अभी डिजिट उतारा है, अभी नहीं जा रहा, तो इसलिए 0 लगा के एक और डिजिट उतारो, अब कितनी बार जाएगा 9 टाइम जाएगा, 5 9 या 45, 12 9 या 108, चला ही जाएगा, 9 2 जा 18,
9 1 is 9 और 9 5 या 45 तो 46, तो कितना बच गया? दैट इज इक्वल्स टू 15, तो 7 बचा 1 7। अगर डेसिमल लगाओगे तो 0 लगाना पड़ेगा, फिर एक और 0 तो एक और 0। अब ये 3 टाइम्स जाएगा, 5 3 या 15। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसका 3 गुना कर दो, 1536 बस। सही है। कहने का मतलब है कि जिसका वजन 25 किलो है, ठीक है, और कोई भी 2 था क्या कहीं पे? 2 का फैक्टर था। 25 किलो है तो 250 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए। अब एक 2 ढूंढो, तो कहीं पर ऐसा किया हो, 2 से कट किया हो। 16 छक्का 96 सही है। 25 है, इस 25 का इस्तेमाल किया 6.7, 15 छक्का 90, 6.4, 32, 62। यहाँ कितना के 50 किया, 25 kg 6। अप्रेंटली देखने में ऐसी कोई चीज मिस तो नहीं हुई है। 6 5 30, नहीं तो फिर से करना पड़ेगा। 6.32 हो गया, और 32 में इसको भी काटा तो इसको भी काटा, 30 था। पता ही नहीं चाहिए। कितना आया था? 509। 509 तो नहीं आ सकता। अगर जी को 10 भी मानो तो 250 न्यूटन आता है, और 9.8 मानने से तो 248 के करीब आना चाहिए। सीधी सीधी चीज कुछ लोग तो इसी को 9.8 लिख देते हैं, जिनको कुछ नहीं करना होता, 1 मिनट बचा होता है तो 9.8 × 25 करता है, वो भी चलता है। एक मेथड कौन सा है? इन तीनों को तुम क्या लिख सकते हो, बोलो? जी कितना होता है? यही तो 9.8 होता है। अगर सिंपली भी रख दोगे, वो भी हम करके दिखाएंगे, वो दूसरा मेथड है। पहले इससे कर लें। जब जी कैपिटल जी दिया तो हमें पूरा करना चाहिए। तो मैं एक बार देखता हूँ, आप लोग भी देखना कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। पहले का मास रखा, दूसरे का मास रखा, सही है। अब जरा इसकी वैल्यू निकालो। कहीं पर कैलकुलेशन में गलती हो गई, तो ठीक है। 245 आना चाहिए था, जबकि मेरा 509 आ रहा। वही चीज है, एक 2 का फैक्टर है। 6.7 × 6 × 25, और नीचे कितना है? 6.4 × 6.4। जरा ऊपर बताओ कितना आया, और नीचे कितना आ गया? यहाँ तक सही है? ऊपर की पावर 13 और नीचे की पावर 12। 25 6 या कितना होता है? 150, और ये 6.4 × 6.4, करेक्ट? सर वो 6.7 है ना? 6.7 हो गया। एक डेसिमल से एक डेसिमल हट गया। अच्छा, अब जरा देखो, दैट इज 67 इंटू, ये भी डेसिमल हटा दो और एक जीरो और बढ़ा, तो 1500, और 64 इंटू 64 इंटू 10 आ गया। ये 10 की पावर 1 है। यहाँ तक ठीक है। अब 2 से कट करो, 750 32, 2 से फिर कट करो, 375 32, 375 इंटू 67, 7 5 या 35, 7 7 या 49, 52, 7 3 या 21, 26, 6 से करो, 6 5 या 30, 6 7 या 42, 45, 6 3 या 18, 22, 5 0 1 5, एक कैरी है, और 2, तो ऊपर कितना आ गया? 2 4 6
ठीक है, तो ये 4 है और 4 7 जाएगा 6 3 जाएगा 3 4 375 ठीक है। तो 25105 और अपॉन 32 इंटू 32 कितना है? 1024 से करो, 1024 से और ऊपर कितना आ गया? 10 आ गया, तो 251050 पे करो तो कितना आ जाएगा? अब ठीक आ सकता है, दैट इज ये आएगा 2 बार तो जा रहा है, तो 2048 आ गया, 2048 दैट इज 2 आ गया, 10 से 6 आ गया और ये 4 आ गया और एक 5 ले लो। अब कितनी बार जाएगा? दिखने से ही लग रहा है कि 4 बार तो चला ही जाएगा, इसका 4 गुना करो, दैट इज 4096। सिंपली 4 टाइम्स कर दो, एक की जगह 4 और 24 को 96, तो कितना आ जाएगा? 1। अब बताइए, एक तो इसको कैरी दे दिया, 11 से आया 2 और 5 आ गया, ये 0 भी रख दो। क्या तुमको ऐसा लगता है ये 5 गुना है? तो बिल्कुल है। 5 टाइम्स करोगे तो 25 24 पंचे 120, तो 5 और 120 कितना हो जाएगा? अब कितना बचा बताओ? 0 और 9। डेसिमल लगा दिया तो 0 बढ़ा दिया, लेकिन उससे कुछ फायदा हुआ? डेसिमल लगा के 0 लगाने से भी कम पड़ रहा, तो एक 0 और लगाओ, तो एक 0 और लगाओ, और ठीक ठीक ये 8 बार जाएगा, 9 से थोड़ा सा कम है, सही है। तो अब हमारे पास कितना आ गया? 245.08 आ गया। तो यानी अगर 9.8 में आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। 10 से कर लो तो 250 आता है। क्यों? क्योंकि वेट क्या होता है बताओ? mg, ये 25 और ये 10, तो 10 तो तुम नहीं रखोगे ना, रखोगे तो 9.8, तो कितना आएगा? 9.8, इतना ही तो आएगा, सही है। तो इतना न्यूटन आ गया। ओके, सो दिस इज, अगला इसका पार्ट देखो, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस, बी पार्ट। ये मुझे बताओ, 25 किलो का व्यक्ति अगर ऊपर से गिरे तो क्या वो एक्सीलरेट होगा कि 0 की स्पीड से गिरेगा तो 0 की स्पीड से बस धीरे धीरे आता रहेगा? एक्सीलरेट होगा। ये पेन ही गिरा दो तो एक्सीलरेट होगा, बहुत तेजी से आवाज करेगा। कोई भी चीज गिरेगी, अगर साची ये पेन धरती की ओर जा रहा है, मैंने छोड़ दिया, तो क्या धरती भी इस पेन की ओर आएगी? वो तो आपको बताना है, बोलो हाँ या नहीं? आएगी ना। मतलब दोनों पे फोर्स लगेगा तो दोनों पे एक्सीलरेशन, ये होता ही है। अगर तुम ये पेन छोड़ दो तो पेन जितना धरती की ओर जाता है धरती भी आएगी, लेकिन कितना आएगी ये सी पार्ट में लिखा। तो ये सी पार्ट को देखते हुए साची ने आंसर दिया होगा कि यस, धरती आती होगी तभी एक्सीलरेशन ऑन अर्थ पूछा गया। कोई भी चीज तुम छोड़ोगे तो दोनों एक दूसरे की ओर आते हैं। ये एक बाइनरी सिस्टम है, दो चीजों का समूह। चलो, तो अब तुमको फोर्स पता चल गया, तो मुझे ये बताओ फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मुझे ये बताओ, क्योंकि चूंकि यहाँ पर दोनों पे लगने वाला फोर्स तो जी का फोर्स है ना, यही है, यही तो एफ जी है। ये कौन सा फोर्स लग रहा है रोहित? एफ जी। जरा ऑन ह्यूमन लगने वाला एक्सीलरेशन बताओ, ये फॉर मैन है, वैल्यू प्लेस करो। ठीक है, आप भी करोगे ना सर? 249 ले लें? यही लो जो है 245.08, 245.08, 25 into a। 25 इंटू ए, क्योंकि उस पर्सन के लिए तो उसका मास तुमने रखा, जो जी की वैल्यू है वो दोनों पे सेम काम करी, वही रखा है। बहुत आसान चीज, ठीक है। उन्हें सेना में जाना इसलिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुमको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तुमको पुल बनाने हैं, लोगों का इलाज करना है, सेना में गोली चलानी होती है, वहाँ उतना फर्क नहीं है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई तुमको? तो वो उस व्यक्ति पर कितना एक्सीलरेशन लगेगा, जरा इसको डिवाइड करके देखो। ठीक है, अभी एक और पूछेंगे रोहित तुमसे। नाउ जरा इसको डिवाइड करो, ये बताओ वो अगर आदमी ऊपर से किसी मंजिल से छलांग लगाए तो उस पर लगने वाला एक्सीलरेशन कितना होगा? 25 से 245.08 करो जरा, 9 तो आ ही जाएगा, हमें मालूम है 9.8 आना है। तो 9 5 जा 45 और 9 2 जा 18 तो 22, तो कितना बचा? 20 बचा। डेसिमल के बाद की चीज उठा रहे हो तो 200 लिख लो, 25 अट्ठे 200। और भी करना है तो 8 लिख लो, लेकिन डेसिमल लगाए तो 0 लगाओ। 25 9.83 आ रहा, लग रहा है कि वो वहां पर ऊपर पोल पे खड़ा है क्या? ठीक है, जो भी है यही आना है। 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो सकता है हमने जी की वैल्यू एवरेटेड ली हो, त्रुटिपूर्ण, इस वजह से ज्यादा हमने पूरी तो ली नहीं। सर 45 भी ले सकते हैं क्या 45 भी ले सकते हैं। तो बच रहा था, ये मामूली चीज नहीं है कि तुम छोड़ दो। इस क्वेश्चन में इसे गलती मानी जाती है, ग्रेविटेशन में इतना रिलेशन चलता है, एरर एनालिसिस होती है। चलो अब हम लोग सी पार्ट करें। F is equals to ma, that is acceleration on earth। अभी रोहित ने बता दिया है कि अगर आदमी कूदेगा तो धरती भी उछल के उसकी ओर आएगी। ठीक है, तो जरा इसमें वैल्यू प्लेस करो। 245.08 आगे बोलो। 6 into तुम तो बहुत तेज निकल गए, बेकारी में सेना में जा रहे हो, इतना तेज हो। हमारे अच्छे अच्छे हीरे सब चले जाएंगे तो देश का क्या होगा? सब रख दिया इन्होंने पूरी, क्योंकि अब अर्थ का मास रखो। इतनी बड़ी चीज नीचे रखोगे तो भला एक्सीलरेशन तुम्हें दिखाई भी पड़ेगा। इसी वजह से तो साची बोली थी कि अर्थ आती नहीं है, इतनी ये सब चीज नीचे जाने वाली है। तो बोलो फोर्स वही है, लेकिन वो फोर्स तुम ट्रक पे लगाओ और मोती पे लगाओ तो मोती तो उछल के चली जाएगी और ट्रक 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 करती रह जाएगी। मास पे भी तो होता है ना फोर्स, दोनों में वही लग रहा है, लेकिन उस फोर्स से तुम मोती पे कितना इफेक्ट डाल सकते हो? कोई सोचे मैंने धरती को ऑर्बिट से हिला दिया तो उतने फोर्स से हिला पाओगे? और यही मोती पे लगाया होता, हल्की चीज पे लगाओ फोर्स तो एक्सीलरेशन दमदार पाओ। अब ये पूरा नीचे चला जाएगा और मिलेगा क्या तुम्हारे यहाँ? 6 × 10⁻24 A, ये एक्सीलरेशन ऑन अर्थ है। जरा चेक करो, 6 से ही डिवाइड कर दो, ज्यादा बड़ी चीज नहीं करनी। 245.08 6 4 जा 24 और 5 लिखो। रोहित क्या लिखे बताओ? 0, क्योंकि अभी अभी डिजिट उतारा है। तो अब तुमने 0 लिख दिया, फिर अब तुम एक और डिजिट उतार सकते हो। वैसे भी डेसिमल के बाद वाला है तो डेसिमल में लगा। 6 8 जा 48 और 28, तो 6 4 जा कितने में छोड़ 40.84 × 10⁻⁻24 है। अगर तुम इसे 4.084 लिखोगे तो क्या 1 टन तुम्हारे पास और एक्स्ट्रा आ जाएगा? चेक करो, ये दोनों चीजें सेम है। 10 बाहर निकाल दिया, मल्टीप्लाई करके देख लो। अब इस 10 को जरा अभी इसमें डालो। ये 23 तुम बदल ही देते हो, अपनी बात ही से तुम मुँह कर गए। सही है भाई, ये प्लस की है सही है। ये कोई एक्सीलरेशन है, डेसिमल के बाद 23 0 लगा के कुछ लिखो, उससे कुछ वैल्यू निकलेगी, हाथ आएगी तुम्हारे। 0 ही 0 लगाते जा रहे हैं डेसिमल के बाद, 23 0 क्या फायदा? नहीं। तो
अर्थ इज एक्सिलरेटिंग बट वेरी नॉमिनली, इतना कम होती है तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अगला सवाल देखिए। चलिए दैट इज, इसीलिए सवाल करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही बात थी, लेकिन मैं वहां बता नहीं पाया। यहाँ देखो इन्होंने करवा के दिखा दिया, होते दोनों हैं। 13 क्वेश्चन में दो बॉडीज हैं, एक mkg की है देख लो, और एक 2 mkg की है। चंद्रमा का मास से धरती का मास कितने गुना ज्यादा है? 2 times. करेक्ट। देखो ये वर्बली इनको याद है, अगर हम लोग इनकी तरह बन पाए तो 7.4 इंटू 10 to the power 22 और ये 6 इंटू 10 to the power 24। समझो इन्होंने सुबह ही ये बात अपने मन में निकाल ली। हम लोग उस समय दूसरी चीजों में व्यस्त थे। इसे नियर बाई 1 ले लो, ये ज्यादा मत करो 60/74, लेकिन ये इन्होंने निकाल ली कि 24 माइनस 22 और ये 1 मान लो थोड़ी देर में 100 गुना ज्यादा ये। और देखो हम लोग के बीच ही बैठे हैं और आराम करने लगा, और सिर्फ उसका रेडियस हमसे 1/4 है। रेडियस मून का कितना है बताओ? मून का रेडियस 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ये तो तुम लोगों ने वॉल्यूम उसमें पढ़ ही लिया है मैथ्स में, लेकिन ठीक है अर्थ का रेडियस, ध्यान दो अनुष्का, मून से 4 गुना है। अर्थ का रेडियस मून से कितना है? तो अर्थ का सरफेस एरिया मून से कितने गुना है? अभी मत बताना, तुम इन्हीं को बताने दो, माइंड एक्सरसाइज। हाँ 16 तो फिर वॉल्यूम कितने गुना है? 64। ये सब तुमने मैथ्स में पढ़ लिया है, और आज तुमने अनुभव के माध्यम से पढ़ा, अभिनव के माध्यम से, कि उसका ये इन्होंने तुरंत ये निकाल के दिखा दिया, रेशो ऑफ देयर मासेस। अर्थ का मास कितने गुना है और मास ऑफ मून कितना हो गया बताओ? दैट इज 100 गुना। ठीक है, मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ से कितने गुना है विश्व? बताओ मत रोहित, कुछ मत करो, इन्हीं को इंजीनियर दो। यस देखो हर चीज बता दिए। दैट इज 10 to the power 30, सुबह पढ़ लिया था सवालों में। अब इसका 6 into 10 to the power 24, इसको इन्होंने इतना महत्व ही नहीं दिया। इनका मुख्य ध्यान अविश का पानी पीने में, इनका मुख्य ध्यान 10 to the power 6, 1 मिलियन टाइम्स। सन अर्थ से कितने गुना भारी है? 1 मिलियन टाइम्स। एक मटके में एक सरसों का दाना, वही रेशो भी तो समझ में आ गया बात ना। और मून अर्थ से कितने गुना भारी है? Sir, 100 times. नो 1/100 टाइम्स। 1/100. मून, जब मून का पूछ रहा हूं ना, मून इज हाउ मच हैवियर? 1/, अर्थ इज 100 टाइम्स हैवी। सही। चलो हमें उन सब चीजों से क्या लेना देना, मुझे तो ये बताना है कि एक का मास m है और एक का मास 2m है। एक बिल्कुल छोटे से पार्टिकल को कहाँ छोड़ा जाए कि वो त्रिशंकु की तरह लटक जाए। तुम यहां से बॉल फेंको, धरती पे आ जाएगी, और तेज फेंको फिर भी लौटेगी। लेकिन एक ऐसी स्पीड है कि धीरे धीरे, हमने सुबह बताया था, दूर होते जाओगे तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी और सैटेलाइट पे 3 तक पहुंच जाती। ऐसे बताया था कि नहीं सुबह? लेकिन एक ऐसी भी जगह है कि जहां तुम फेंको तो अब धीरे धीरे वहां से मून उसे पकड़ ले, मून की ग्रेविटी ज्यादा हो जाए और वो मून पे गिरे। तुम खड़े हो जाओ अर्थ पे और मून पे दिव्यांश खड़ा हो जाए, बॉल खेलो, वो मून पे पकड़े। समझाएं? लेकिन एक ऐसा पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट, जहां पे इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों इक्वल होंगे। तो तुम्हें वो पॉइंट निकालना है कि मैं पार्टिकल को अर्थ और मून के बीच कहां रखूं कि अर्थ भी अपनी ताकत से खींचे और मून भी खींचे। क्योंकि मून के पास बॉल उछालोगे वो मून पे गिरती है,
अर्थ पे उछालोगे तो अर्थ पे गिरती, लेकिन एक बीच का पॉइंट है जहाँ दोनों की ग्रेविटी लग रही है, वो उसे अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगी। तो त्रिशंकु की तरह या अश्वत्थामा की तरह वो बॉल सदैव के लिए हवा में लटकी रहे। वो भी स्वर्ग के चक्कर में बीच में लटके रहे, स्वर्ग वालों ने रास्ता नहीं दिया, धरती ने वापस नहीं बुलाया, आज भी लटके हुए, त्रिशंकु भी लटके हुए, अश्वत्थामा भी। तो तुमको उसी उदासीन बिंदु का पता लगाना है जो दो द्रव्यमानों के मध्य स्थित है, और उससे उसकी दूरी का पता लगाइए। लेट एक पार्टिकल रखा, ठीक है, लेट दिस इज द पॉइंट। अगर यहाँ तुम कुछ भी रख दो, बहुत भारी से भारी चीज ना, वो इधर जाएगी ना इधर जाएगी। क्यों ऐसा होगा रोहित? क्योंकि इससे इस पे लगने वाली ग्रेविटी और इस दोनों तो दोनों खींचेंगे ना। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो कहाँ जाएगा बताओ? कहीं जाएगा? वहीं रहेगा जिंदगी। अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो फिर उधर ही गिर जाएगा, क्योंकि फिर डिस्टेंस कम हुई तो फिर ग्रेविटी ज्यादा होगी, सही कि नहीं? लेकिन इस पॉइंट पर लेट दिस पॉइंट इज, दोनों का रेडियस दिया है क्या? ऐसा कुछ नहीं दिया है। अच्छा, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है, सेंटर टू सेंटर डी है। कितनी डिस्टेंस है? डी। और यहां से दोनों पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स बाई 1, इसे 1 मान लो, और जो फोर्स बाई 2, इसे 2 मान लो। तो ये दोनों इक्वल एट पी पॉइंट। पी इज द न्यूट्रल पॉइंट, सही है? पी इज न्यूट्रल पॉइंट एट दिस। जो F1 होगा वही किसके इक्वल होगा? एंड ऑब्जेक्ट विल रिमेन देयर फॉरएवर। उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। जरा चेक करो, मान लो ये पॉइंट अगर यहाँ से x डिस्टेंस पर है, तो सांची यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है? बहुत अच्छा, सब चीज जानती है, मैथ्स की कितनी होनहार लड़की है ये। तुरंत इसने बता दिया कि सर अगर x है तो d में से कम कर दो x, पूरी तो d है, ठीक है। अब आप समझो ये x है, जो 6th के बच्चे बताते हैं वो आज इसने बता डाला 9th की हो। x इसलिए तो x कम कर दिया जाए, x कम करोगे तो कितना हो जाएगा? d माइनस। मान लो ये पूरी डिस्टेंस 10 मीटर है और मैं कहूँ ये 2 मीटर है, तो तुरंत साची के मन में आएगा अरे सर ये तो 10 माइनस 2 है। ये चीज साची जानती है। मान लो जैसे 2 मैंने कहा साची ये 2 है, यहाँ से आता है, तो कहेगी सर वो 10 माइनस 2 है। ऐसा कहोगे? कह दिया। जब इतना ये कह ही रही है तो अब जरा दोनों पर वैल्यू पुट करो। जी पहली तरफ क्या रखोगे? और मास m इंटू वैल्यू फीड करो अभिनव, देखते क्या हो। m इंटू इसका भी कुछ मास ले लो, इस वाले का मास तुम अब ले लो कैपिटल M ले लो। क्या ले लो? जब यही नहीं तो क्या करो? m इस पर निकाल रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स, m इंटू कैपिटल M, ये स्मॉल m, और इसको क्या ले लो? m डैश ले लो, m डैश, और नीचे क्या लिखोगे? r को करेक्ट। देखो इनके बीच की डिस्टेंस इन्होंने देखी, और सही। जिज्ञासा राइट की वैल्यू प्लेस करो जी, क्योंकि अब इसकी इससे निकाल रही हो। जी 2m m डैश अपॉन d माइनस एक्स होल स्क्वायर। अच्छा रखा इस बार आपने तो वैल्यू, मजा ही आ गई। सही है। तो अब जरा देखो, तुमने 2m भी सही रखा, ये भी सही रखा। m डैश से m डैश काट दो, m से m काट दो। क्यों काट दो? अगर नहीं तो नीचे ले जाओगे तो उधर भी तो कट ही जाएगा। और g से g काट दो। अब क्या बचा तुम्हारे? 1 बाई एक्स स्क्वायर, इट इज 2 बाई d माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ क्या कर दो? बताओ, स्क्वायर रूट ले लो। तो
स्क्वायर रूट लेने पर लेफ्ट हैंड साइड में अविश क्या आएगा और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? स्क्वायर रूट 1/x और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? √2, क्योंकि ऊपर भी लोगे और नीचे भी लो तो पूरा रूट ले लिया, इस पे भी स्क्वायर रूट लगाया, उस पे भी लगाया। तो इस पे लगाया तो x स्क्वायर में से रूट में से बाहर निकल आया। चाहो तो एक और स्टेप लिख लो, अगर तुमको ऐसे लगता है यहाँ भी लगाओ और पूरे पे भी लगाओ तो क्या होगा बताओ? ऐसे ले लो तो क्या आ जाएगा बताओ? बाहर आ गया कि नहीं रूट से? ऊपर भी √2 और नीचे रूट में से स्क्वायर कट करो तो बताओ इसको ऊपर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, d माइनस एक्स कितना हुआ? √2x। तो x को उधर ले जाओ तो √2x प्लस x को कॉमन ले लो, √2 प्लस 1। तो x कितना आया? d बाई √2 प्लस 1, यानी उसे कितनी दूर पर रखा जाए? x नहीं रखा गया। मेरा कहने का मतलब है d बाई, क्या तुम्हें √2 मालूम है 1.4 होता है? ऐसा किसी को मालूम है? 1.4 तक जाता है जब कभी तुम √2 बनाते हो। तो d अपॉन 2.4 यानी 1 अपॉन 2.4, ये वैल्यू बहुत थोड़ी सी है, आप इसे 10/24 भी लिख सकते हैं। तो ये 5/12 आ जाएगी और 12 से 5 में करोगे तो 12 4 जा 40.4 d पर होगा। कितनी डिस्टेंस पर होगा? ये जो x है कितना आया है, कितना ही लिख दोगे तो तुम्हारा आंसर है। मैं वैसे बता रहा हूं आपको, जितनी भी डिस्टेंस है उसका 40%, हल्के वाले से 40% की दूरी पर रखो तो दूसरा खींचना शुरू कर दो। तुम जरा सा ही दूर करोगे यहाँ से सामान, सन इतना पावरफुल है खींच लेगा। तुम क्या समझते हो बहुत सन के पास जाना पड़ेगा? सन 10 लाख गुना पावरफुल है। गलती से सैटेलाइट तुमने जरा सा आगे किया नहीं, सन पे जाके ऐसे भिड़ेगा और धुआं हो जाएगा। ध्यान रखना करने से पहले, ऐसा नहीं अर्थ ही उसकी ग्रेविटी में खींची चली जा रही है तो थोड़ी दूर तक तो अर्थ की ग्रेविटी काम करेगी। और फिर तुमको हमने जी की वैल्यू बताई है कि अगर हाइट पे जाओगे और डेप्थ पे जाओगे, हाइट पे जाओगे तो जी अलग तरीके से काम करेगा, जो उस समय जी डैश होगा 1 + h/re, और डेप्थ पे जाओगे तो 1 - h/re। ये सब चीजें तुमको सुबह बताई जा चुकी हैं। और यहाँ पर जी, ये जी के साथ समझ में आया? ये पिछले साल का क्वेश्चन है। हाइट पे जाओगे तो ये 2h है, कितना है बोलो? अभी सुबह लिखवाया तो ये माइनस, सही। तो इस तरीके से ये वैल्यू याद रखना। ज्यादा ऊंचाई पे और ज्यादा निचाई पे हमें देखना है कि अलग है, इट डिफर्स ऑन। ओके, अभी इसको देखेंगे। हाइट पे भी घटनी चाहिए, ये तो ज्यादा आ रही है। What is the value of gravitational acceleration at the height h from surface of Earth? क्योंकि घटनी चाहिए इस तरीके से तो बढ़ रही है, माइनस होना चाहिए। माइनस ही होगा सर। सर आपने पहले माइनस ही लिखा था। माइनस होना चाहिए, हमें माइनस होना चाहिए क्योंकि ऊपर भी घटेगी और नीचे भी घटेगी। सही। अब जरा आगे की बात देखिए। क्वेश्चन देखिए, तो एक न्यूट्रल पॉइंट होगा, वो न्यूट्रल पॉइंट अविश इस मास के ज्यादा पास होगा कि इस मास के? बहुत अच्छा, देखो कितना ये ग्रेस्पिंग है। उसने तुरंत पढ़ लिया कि 40% आपने निकाला है 4.4d, तो इससे 40% की दूरी पर और इससे 60% की दूरी पर उसने तुरंत पकड़ लिया कि इसके ज्यादा पास होगा। भारी वाले के थोड़ी ना पास होगा, यहीं से थोड़ी दूर फेंकोगे सन खींच लेगा,
तो बोलो जो न्यूट्रल पॉइंट है जहाँ बिल्कुल ठीक पहुंचना है वो धरती के ज़्यादा पास है कि सन के? सन से तो तुम जरा लाखों किलोमीटर दूर रहोगे तब भी खींच लिए जाओगे, उसे धरती के पास सब रोहित की वजह से गलत जा रहा है। वरना सवाल कराने के बाद भी इतना कौन बताता है। अब आगे देखो, दैट इज प्रूफ दैट, अभी थोड़ी देर पहले अभिनव ने क्या बताया था, ऊपर जाने का समय इज इक्वल्स टू नीचे आने का समय। द टाइम ऑफ ascent it is equals to time of descent if object is thrown upward, vertically upward भेजा जाए तो तुमने पिछले सवाल में देखा था 5 सेकंड ऊपर जाने में लगा, अब 5 सेकंड नीचे। तो if object is thrown vertically upward, तो vertically अगर मैं upward फेंकूं तो यहां पर u रहेगा, ठीक है, g मान लो ऊपर जाने के लिए, और ये v है। तो जरा फार्मूला निकालो t कितना होगा, g को g ही रखेंगे। अच्छा, इस पे डेसिलरेशन लगेगा कि एक्सीलरेशन? ऊपर जाना डेसिलरेशन। When ball moves up, तो v is equals to u plus at। फाइनल पर इसमें वैल्यू प्लेस करो जिगिशा, ठीक है? अभी ना आप भी करो। 0 हाँ, 0 is equals to u plus हाँ gt। आप बताइए। हाँ, माइनस माइनस आना चाहिए। अच्छा, तो माइनस जी, एक ही जगह माइनस जी टी, सही है। अच्छा, जिगिशा आपने पूछता ही रहेंगे अभी और सवाल, अभी आप छुट्टी नहीं है। जी टी इज इक्वल टू यू, तो टाइम क्या हो गया, u बाई जी। ये ऊपर जाने में लगा हुआ समय है, क्योंकि ऊपरी पॉइंट पर भी कितना है, 0, जिससे फेंका गया वो कितना है, u। g निगेटिव है, सही है। अब एक और चीज देखो, टोटल टाइम। दूसरा चीज क्या देखना है, टोटल टाइम को क्या कहते हैं बोलो, टेकन। ऊपर जाने और नीचे आने में लगे समय, ऊपर भी जाए और नीचे भी आए तो उसे क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर हवा में रहा। या अगर हिंदी में तुम कहना चाहो तो उड्डयन काल, वो काल जिस समय वो उड़ता रहा, उड्डयन काल भी कहते हैं। चलो, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut और प्लस हाफ at स्क्वायर। अनुष्का वैल्यू प्लेस करो। बोलो क्या कह रही हो, जो बोलना है बोलो। अभिनव, बहुत अच्छा। रोहित आप बताओ, लोग जानते हैं और भी इनसे पूछ सकते हैं। यानी टोटल टाइम, जहां से चला और वहीं आ गया, 0 होगा ना। जहां से मैं टोटल टाइम निकाला, जहां से चले चीज उसी के हाथ में आ गया। वो रवि नहीं था पिछले अभी एक सवाल में, रवि ने हाथ में कैच ले लिया, तो जहां चला वहीं आ गया। मैं तो टोटल टाइम निकाल रहा हूँ, और टोटल टाइम में से ये माइनस कर दूंगा तो मेरा बचा हुआ टाइम आ जाएगा। हाँ, आगे की बात बोल। 0 equals to u into u upon g। वो तो जाने का समय है, वो टाइम गया। वो तो सिर्फ जाने का टाइम था। तुम उसको क्या समझे कि जाने आने में भी उतना ही है, टी ही रखो, ये नया टी होगा और प्लस हाफ माइनस g, क्योंकि ऊपर फेंका गया था, और टी स्क्वायर। यहाँ तक सही है। अब ये देखो, 0 इज इक्वल्स टू, एक टी बाहर ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बचा बोलो। देख लो, मैंने टी कॉमन लिया, क्या सही लिया? देख लो, एक टी इसमें कॉमन लिया, यू बचा, और एक क्या है, ये टी ले लिया।
तो दैट इज माइनस जी बाई 2 इंटू टी। सही है। अच्छा तुम ये बताओ आरिश, दो चीजों का प्रोडक्ट कब जीरो होगा? दो चीजों का मल्टीप्लाई कब जीरो होगा? करेक्ट, या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो। कोई चीज जीरो कब होती बताओ? आइदर पहला जीरो हो या फिर क्या होगा? दूसरा जीरो। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। सो इससे क्या पता चलता है? t इज इक्वल टू जीरो, और यह क्या हो? gt बाई 2। t जीरो कब होगा? अनुष्का ने नई बॉल ली और लालच लग रहा फेंकी ही ना जाए। क्या क्यों फेंके? अभी इतनी नई बॉल है, फेंक दें क्या? t जीरो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, फेंके ही नहीं कोई तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? और एक है ऊपर फेंक के हाथ में ले ले, अच्छा कैचर हो, ये भी हो सकता है। तो या तो ये जीरो या फिर क्या जीरो? ये जीरो। अगर ये जीरो तो उसको राइट में ले जाओ, पॉजिटिव बनाओ। तो u कितना हुआ बताओ? gt बाई 2। अच्छा अब मुझे बताओ t यहीं रहने दो, t वहीं छोड़ दो, 2 को यहां ले लो, g को नीचे, तो बोलो t कितना हुआ? 2u बाई जी। ये टोटल टाइम है। ये कौन सा टाइम है? टोटल टाइम। अब इसको चाहे तो आप t टोटल कर दो, t1 कर दो, कुछ भी कर दो, क्योंकि ये वो t नहीं है जैसे अनुष्का ने बताया था ना, ऊपर वाला t नहीं है ये। मैं इसे t1 लिख देता हूँ, कुछ तो सिंबल बदलना पड़ेगा। t1 इज टोटल टाइम। अब टोटल टाइम में से तुम ऊपर जाने का समय घटा दो। ये टाइम टू एक्सेंट है। ये किसका है बोलो? टाइम टू चढ़ने का समय। और अब तुम क्या निकालना चाहते हो? टाइम टू डिसेंट, उतरने का समय। तो क्या करोगे बताओ? अगर टोटल टाइम 6 सेकंड है और ऊपर जाने में 3 सेकंड लगे हैं, तो ऊपर से नीचे आने में कितने लगेंगे? तो कैसे 3 आया? दैट इज यू हैव सबट्रैक्टेड। तो इसमें से t1 में से ये सबट्रैक्ट करो। सो इट इज टाइम टू डिसेंट का फार्मूला बताइए जिगिशा। t1 minus t। सही है, दैट इज टाइम टू डिसेंट। देखो तुम ना, चलो टाइम टू डिसेंट, इट इज टोटल टाइम माइनस टाइम टू असेंट। यानी जैसा इन्होंने बताया है कि t1 में से t घटा दो, तो 2u बाई जी में से तो कितना आ जाएगा? ये टाइम टू डिसेंट है। तो इससे क्या पता चलता है? दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट टाइम ऑफ असेंडिंग is equals to time of descending under gravity. Of descending. क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गई बात तुमको कैसे किया गया है? एक बार v का फार्मूला लगाओ और एक बार इसको जीरो रख दो और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना। ऐसा अगर कर सकोगे तो 5 नंबर मिल जाए। 15 का a person weighs this on moon whose acceleration due to gravity is this. Calculate the acceleration due to gravity on moon. तो बोलो acceleration due to gravity on moon यानी GM पूछा जा रहा है। रोहित GM का फार्मूला बताओ। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन मून कितना होता है? बहुत कॉमन है, बोलो। सही बता रहे हो। दिग्विजय आप भी बताओ।
बता दो, क्वेश्चन में ही दिया है, क्वेश्चन से देख के बताना है। हाँ बोलो। करेक्ट। मैं वही पहले ही बोल रहा था कि दिमाग नहीं लगाना हो तो ये तुरंत ही बता देते। और लिखा ही था क्वेश्चन में कि 1/6 ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वही देख के बता दिया दिग्विजय। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन मून इज व्हाट, ये जस्ट फार्मूला, इसको डिड्यूस करना भी आता, एग्जाम में आता है, इसको प्रूव करो। तो लेकिन फिर अभी ये तुम जान जाओ कि वहां पर जो ग्रेविटी है अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 है। तुम अगर वहां बॉल ऊपर फेंकोगे तो धीरे 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 जाएगी और तब तक तुम एक कप चाय पी लोगे, आएगी, आने दो पहले, ऐसा। वहां ग्रेविटी नहीं है, वेट तुम्हारा 1/6 है, तुम उछलोगे तो 6 गुना उछल लोगे अपनी हाइट से, और 6 आदमी को साथ लेके चलोगे, रावण टाइप। समझ में आ गए? जब है ही नहीं वेट तो क्या करोगे, फोर्स तो तुम्हारा है, लेकिन यहाँ एक आदमी को उठाते हो 6 को उठाओगे। दैट इज ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 लिखा इसमें ग्रेविटेशन। अब जरा देखो, लेकिन तुम्हें इसे कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करो? 9.8 जरा डिवाइड तो करो, क्योंकि वो दे रखी है। तो 6 से 9.8 को डिवाइड करो, 3.8, तो डेसिमल लगा दो 20, दैट इज 6 3 जा 80, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी पार्ट, मास ऑफ पर्सन ऑन मून, तो मास ऑफ पर्सन ऑन मून फार्मूला लगाओ और साथ में मास निकालो, बताओ। बोलो बोलो। करेक्ट, दैट इज जैसा इन्होंने बताया वेट ऑन मून, वो दिया ही था। वेट ऑन मून कितना दिया था, चेक करो। टेप मत लगाओ साची, टेप लगाने से हाफ ब्रेन काम करता है। अभी देखो, तुमसे थोड़ी देर पहले एक आंसर पूछा तो तुम दे नहीं पाई थी। वेट ऑन मून इतना है, कितने न्यूटन, ये दिया है कि नहीं, 110। और अभी तुमने देखा था 25 किलो का लड़का, 25 किलो का कोई होता है, चौथी पांचवी का होगा, तुम लोग खुद ही 40 किलो तक की हो, और सवाल 25 किलो का था। 25 किलो के लड़के का ही वेट 240 होता है, और ये जो उसका वेट मून पे 110 ही है। होगा भारी बहुत, मास बहुत होगा, लेकिन 110। कोई ऐसा तो नहीं होगा कि 10 किलो 11 किलो का लड़का है, 11 गुणे 10 कर दिया, 11 किलो के बच्चे को तुम मून पे भेज लोगे भला? ठीक है। हाँ, अगली लाइन बता सर। ठीक है, अब अभिशाप बता। तुम्हें मास निकालना है उस व्यक्ति का। ये मैंने रख दिया, फार्मूला लगाओ यहाँ पे। वेट ऑन मून रख दिया, फार्मूला लगाइए। दैट इज m और gm, पूरा इन्होंने वंस फॉर ऑल बता दिया। बोला वेट का मतलब ही होता है mg, तो जब तुम मून पे बात कर रहे हो तो mgm की बात करो, अर्थ पे बात कर रहे हो तो mge की बात करो। अच्छा, gm ये निकाल चुके, वो इसको यहाँ रख देंगे, तो यहाँ कितना ये रखेंगे, 1.63। तो बोलो मास कितना आ जाएगा, 110.84 अपॉन 1/6। डेसिमल से डेसिमल कटा, क्योंकि दो डिजिट पहले डेसिमल। और ये मुझे बताओ कि 163 और 84 तो क्या हो जाएगा। अगर हम 11 किलो यहाँ आदमी समझे, जरूर वो 66 किलो का होगा, क्योंकि 6 गुने का फर्क तो सीधा ही दिख रहा। समझ आएगा कि नहीं, 1/6 है, तो देखें कितना आता है। 16 से करो, 6 में ले ही लेता हूँ, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, तो 7,
37 6 1 is 6 और 9 0 3 और 1 और 4 अब कितनी बार लाए 16 छक्का 96 16 7 112 16 8 128 8 बार तो ले ही जाओ 8 3 जा 24 8 6 जा 48 और 8 1 is 8 कैंसिल हो गया 48 से 2 50 5 8 1 is 13 तो कितना हो जाएगा वो 68 kg का व्यक्ति है सही है पहले जीएम निकाला फिर बी में क्या निकाला मास निकाला अब तीसरी चीज देखो फाइंड द वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ फिर से अब इस तुम्हारी जरूरत पड़ी बिना तुम्हारी ये पेपर कंप्लीट ही नहीं होता बोलो फाइंड द वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ W is equal to 6 into 110.8. करेक्ट जैसा कि इन्होंने बताया वेट ऑन अर्थ इज मास इनटू जी ऑन अर्थ आपने भी रोहित यही सुना होगा कि इन्होंने बोला अगर अर्थ पे चाहिए तो अर्थ का एक्सीलरेशन और मास तो बदलता नहीं जी किसा वैल्यू प्लेस करो 68 into 9.8. 68 into 9.8 क्योंकि मास हमने निकाल लिया तो मास रख ही दो अब इनको मल्टीप्लाई करो 68 into 9.8 में 8 8 जा 64 और 8 6 जा 48 तो 54 9 से करो 9 8 जा 72 9 6 जा 54 तो 61 तो 4 6 6 6 और एक डिजिट पहले ये 666.4 वैल्यू यहाँ पर यूनिट क्या रखे रोहित न्यूटन में वेट हो जाएगा that is how is the value of g on earth related to mass on earth and that is radius on earth ये मुझे बताओ कि वैल्यू ऑफ जी जो है ऑन अर्थ है ये कैसे रिलेटेड है अर्थ के मास से और अर्थ के रेडियस से जरा बताओ बताइए आप बोलो जिगिशा मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल यस ऐसे मत बोला करो मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके इनवर्स स्क्वायर लॉ लग रहा है ठीक है रेडियस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल अदरवाइज तुम सिर्फ इतना भी लिख दोगे तो भी काम बन जाए ठीक है दैट इज जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ एम ही लिखना और रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इतना नहीं भी लिखते हो तो इतना ठीक है अब देखो दैट इज आपको वर्क एंड एनर्जी के कितने क्वेश्चंस बच रहे थे 10 तक किए हैं कल क्या यस सर चेक करो 11 12 13 कितने तक है चलो और इसमें के 10 to 15 करो ग्रेविटेशन 6:30 तक टाइम है आपका क्योंकि ये बड़ा ये 5 क्वेश्चन बड़े तो नहीं